Good morning, all of you. Let us see today's topic in video number 13. In economics, we will see today economic planning. Economic planning, you know the meaning of planning. They plan the determination of aim, then process. See the definition given in your book. Economic planning is a process in which economic resources are used to obtain some clear and defined aim in a specific period of time. So economic planning, the companies here this very clear word planning. Planning is you have to decide the aim and the specific period of time to achieve. Okay, so economic planning is a process. It is a process is that is there many steps in which economic resources here this planning for resources, because the economic development depends on resources. As if you use the correct use of resources, it will be beneficial and it will be useful for future also. So resources are used to obtain some clear and definite defined aim in a specific period of time. तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग है वो रिसोर्सेज के लिए होती है, जिससे कि हम एक निश्चित समय में एक निश्चित एम को प्राप्त कर सकते हैं। क्या देखिए इसके लिए इसेंशियल थिंग्स क्या होती है प्लानिंग के लिए? प्री डिसाइडेड एम, आपको एक एम फिक्स करना पड़ेगा। बिना एम के कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आपको पता होता है कि हमें, जैसे आप बस में चढ़े तो आपको पता है कि हमें कहाँ पे जाके उतरना है, आपका एम कहाँ पे है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह घंटे शाम तक घूमते रहे पूरे जिले में। नो, देयर इज अ फिक्स प्लेस एम। आपका एम होना चाहिए, प्री डिसाइडेड एम। प्लानिंग के लिए आपको अचीव क्या करना है और कैसे अचीव करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के आधार पे आपको ये कहना है कि हमें कैसे यूज करना है। एक डिस्क्राइब एक प्लान होना चाहिए कि हमें कैसे किस स्टेप में जाके वो एम हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है, दैट इज एम आपका जो गोल है एंड प्रोसेस। ओके, क्लियर। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में सबसे पहले जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई 1934, वो था 10 इयर्स का। बिफोर इंडिपेंडेंस was then after 10 years Bombay plan, it was the starting economic planning, but it failed due to some practical reason. Now after independence 15 March 1950 the Planning Commission of India was set up. आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो बनाया गया और उसको फिर 1950 में सेटअप किया गया। और इसके जो है वो जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ओके, हु इज द हेड ऑफ दिस कमीशन? चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर। एंड इट इज वेरी बिग इम्पोर्टेंट। और ये क्या होता है हमारे यहाँ किस प्लानिंग होती है 5 इयर्स की। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे 6 ईयर होती है प्लानिंग, 7 इयर्स का होता है प्लानिंग। तो अपने यहाँ कैसे होती है 5 इयर्स। कोई भी एक एम दिया जाता है और उस एम को पाने में कितना देते हैं टाइम 5 इयर्स का। 5 इयर्स के अंदर हमें वो एम अचीव करना है। ओके, तो यहाँ पे प्री डिसाइडेड एम इज हमें कितने समय में प्राप्त करना है गोल और उसका टाइम, तो 5 इयर्स प्लान। तो उसके लिए उस 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए एक कमीशन बनाया गया है जिसका प्लानिंग कमीशन। अब देखिए एम क्या है प्लानिंग कमीशन का? प्लानिंग कमीशन का एम
फर्स्ट नंबर, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया में चूंकि आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद देश एक नए सिरे से इस्टेब्लिश हुआ, तो उस इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। तो मैंने यहाँ इकोनॉमिक जो बैरियर्स है उसको कम करने के लिए ये बनाया गया था प्लानिंग कमीशन, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है वो हाई हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी गरीबी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, ये सब प्रॉब्लम गिफ्टेड थी इंडिया को, आज़ादी के साथ गिफ्ट में मिली थी ब्रिटिश के द्वारा, तो उसको भी दूर करना था। तो इसलिए पहला एम क्या था, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, देन टू ऑब्टेन सेल्फ इंडिपेंडेंसी। हम पहले से गुलाम थे अंग्रेजों के, हर चीज के लिए उनको डिपेंडेंट थे, तो वो डिपेंडेंसी हमें उनपे जो डिपेंडेंट उनको दूर करना था और सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। इसके लिए प्लान की आवश्यकता थी और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया। देन टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो फ्लक्चुएशन था इकोनॉमिक लेवल का, कभी बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, ये जो फ्लक्चुएशन था, उतार चढ़ाव था, इसको कम करने के लिए हमें क्या चाहिए था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब एक स्थिरता आ जाए, एक फ्लो आ जाए, जो पटरी है देश की वो एक सही लेवल पर आ जाए, ताकि जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो मेंटेन हो सके। टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, साथ साथ हमें सोशल वेलफेयर को भी मेंटेन करना था, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज अ सेकुलर स्टेट एंड अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गरीबों के लिए, जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए भी हमें सोशल वेलफेयर की आवश्यकता थी, और उसके लिए क्या था, हमें प्लानिंग की आवश्यकता थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। Then to obtain social and economical justice, जो सोशल और इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस थी उसको भी दूर करना था, और एक जो जस्टिस होती है, जो सही मायने में जो डेवलपमेंट है वो हमें देना था। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, सबसे प्रॉब्लम क्या थी, एम्प्लॉयमेंट की। पॉपुलेशन कई बार बढ़ रही थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत कम थी, तो हमें इसको भी जनरेट करना था, एम्प्लॉयमेंट को भी। सो इट वाज आल्सो एम ऑफ प्लानिंग कमीशन। देन सेकंड नंबर, टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस समय गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत अधिक थी, लोगों को दो वक्त का खाने का भोजन नहीं था, तो जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमें उसको ऊंचा उठाना था, ताकि उनके पास सफिशिएंट फूड, क्लॉथ, हाउस, ये सब जो बेसिक नीड है ये भी उनको अवेलेबल हो सके। देन पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये क्या, इरेडिकेशन मीन्स खत्म करना, हमें गरीबी को खत्म करना था, इसलिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता है। तो जो अपना एम है इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग, वो यहाँ पे दिए हुए है। ओके, यहाँ पे it is given here and you can also see in the book. Then see the next in the book. After the planning, economical planning, let us see the 5-year plans in India. I have told you in previous video number 12, to see this and learn the time. Suppose that first plan 1st April 1951 to 31 मार्च 1956। हमने पहले ही कहा था कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर है कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सेकंड प्लान 56 से कंटिन्यू हो जाएगा 61 तक, 61 से 66, 66 से अब यहाँ पे 3-1 ईयर प्लान, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम थी, ठीक से नहीं बन पाई गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे 3 जो एक साल के प्लान बने, 66 से लेकर 69 तक, एक साल के। तो 4th प्लान 69 से 74 तक,
फिर फिफ्थ प्लान 74 से 79, देन ब्रेक ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे 1 साल का ब्रेक हो गया था 79 से 80, अब 80 से शुरू होगा सेवन्थ, हाँ ये 6 प्लान 80 से शुरू हुआ 85 तक, फिर 7th प्लान शुरू हुआ 85 से 90 तक, फिर यहाँ ब्रेक हो गया 2 साल का, यहाँ पे 1-1 साल का प्लान बना। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट बहुमत में नहीं आई, बार बार गवर्नमेंट बन रही थी, बिगड़ रही थी, इसलिए प्लानिंग नहीं हो पाई। तो 1 अप्रैल 90 से लेकर 92 तक दो साल में, मतलब 1-1 साल के 2 प्लान। फिर 18th प्लान 92 से 97, 9th प्लान 97 से लेके 2 तक 2002, फिर 10th प्लान हुआ 2 से लेके 7 तक, फिर 11th प्लान हुआ 7 से लेके 12, और 12th प्लान बना 2012 से लेके 17 तक। अब इसमें 17 से आगे प्लान है अपना 13th प्लान चल रहा है, इसमें प्लस जोड़ देंगे तो आपका 2022, ओके। तो फिर कौन सा प्लान चल रहा है लगभग आपका 13th नंबर प्लान, 13th नंबर प्लान 2017 से प्लस करेंगे 5 तो 2022, ओके। इस तरह से ये आपका 13th नंबर प्लान चल रहा है करंट टाइम पे, ओके। सो लेट अस सी। अब देखिए ये प्लान तो आपके यहाँ पे टाइम है, अब इनमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल हुए, कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसा नहीं कि सभी के प्लान सक्सेसफुल है, नो, सम प्लान्स दे बिकेम सक्सेसफुल, सम नॉट, कुछ हुए सक्सेसफुल, कुछ नहीं हुए। क्यों? उसकी वजह यहाँ दी हुई है, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ओके। सो लेट अस मूव टू बोर्ड। लेट अस सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेस ऑफ प्लानिंग, सक्सेस ऑफ प्लानिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन started 1st April 1951 to now. So there are 13 5-year plans. So I have told you in the book, E means every plan could not succeed. Okay. See here, there are some achievement of the planning and planning commission. See here, first number, increases in national and per capita income. So there are, I have also written the datas. So economics, that is without data useless, so you have to represent data also. Suppose that increases in national and per capita income, so there are year 1950, 51 and 2005 and 6 according to your book. It may be old data, but for study it is comparative study, so that is sufficient. अब देखिए इसमें इंक्रीजेज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ पे आपको बताना है मिस कि इसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे ये नेशनल इनकम जो थी 1951 में 9,142 करोड़, जो कि बढ़ के 2005-6 में कितना हो गया, ईयर 28,46,762, that is national income. So it is the increment, you can see the comparative here. Per capita income, it was very low, 255 only, but it increases 25,716 per person income. So you can see the increment. So it was the first success of planning commission. Now see second, increases in the rate of saving and investment. So here there is a ratio in saving and investment. In 1950 it was 8.9, 8.7, and it increases 34.4 to 33.8.
So it is the increment in saving and investment. Then अब देखिए डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. सो जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का यहाँ पे था 508 लाख टन इस टाइम पे, जो कि वो बढ़ के कितना हो गया 2083 लाख टन. तो ये है इंक्रीमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ये उसका एक सक्सेस है, बिना प्लानिंग के ये पॉसिबल नहीं था. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें यहाँ देखिए इस टाइम पे 51 में सिर्फ और सिर्फ 5 पब्लिक कंपनीज थी, इंटरप्राइजेज 5. आप समझ सकते हैं उसमें से पूरे देश में सिर्फ 5 कंपनियाँ थी. वो जाके कितनी हो गई 2005 और 6 में 242. दैट इज अचीवमेंट इन प्लानिंग. अब देखिए इंक्रीजेस इन पावर जनरेशन. पावर जनरेशन मीन्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जनरेशन इसका जो उत्पादन था वो था कितना 5.1 बिलियन किलोवाट, जो कि वो बढ़ के कितना हो गया 623 बिलियन किलोवाट. तो उस समय बिजली कितनी कम थी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं. जो आज आप बिजली देखते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, वो उस समय नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि प्लानिंग देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. सो इट इज द सक्सेस हियर. नाउ सी थर्ड 6 पॉइंट, इंक्रीजेज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इसमें भी इंक्रीजेज हुआ. उस समय 1950 में रोड थी सिर्फ 4 लाख किलोमीटर, जो कि बढ़ के कितना हो गया इस समय 33 लाख 0.2 किलोमीटर. रेल लाइन थोड़ा 53.6 थाउजेंड किलोमीटर, क्योंकि ब्रिटिश अपने काम के लिए रेलवे का एक्सपेंड किए थे. वो उनके जाने के बाद वो इंडिया में शामिल हो गया, तो यहाँ पर रेशियो है जो कि बढ़ के कितना हो गया 63,000 किलोमीटर. तो अभी भी थोड़ा देयर इज अ कमी है रेलवे ट्रैक्स की, रेलवे लाइंस की इंडिया में. देन हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ एंड एजुकेशन में उस समय का जो लिटरेसी रेट था 1950 का कितना था 16% ओनली. आप समझ सकते हैं कि कितना you can say that very poor level of education. So 16.6% ओनली. अब जाके कितना हो गया 64. ओके, तो ये है सक्सेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ. हेल्थ में अगर आप देखें तो उस समय कितने थे हॉस्पिटल 9,209 पूरे देश में, जो कि बढ़ के कितना हो गया 27,770. ओके. देन बैंकिंग में उस समय कितने थे बैंक 2,647 बैंक्स. अब कितना हो गया लगभग 69,616. ओके. सो सक्सेस को हमें कैसे दिखाना है डेटास के माध्यम से. अगर हम इसमें लेक्चर देंगे तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा. सो इकोनॉमिक्स में हमें डेटा प्रूफ करना पड़ता है डेटा के माध्यम से. सी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट आप जानते हैं, एक्सपोर्ट जो हम मंगाते हैं दूसरे देशों से अपने देश में, और एक्सपोर्ट जो हम अपने देश से दूसरे देश में बाहर भेजते हैं. तो इंपोर्ट जो था वो ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम था. हम 1950 में लेते ज़्यादा थे और देते कम थे. अब देखिए यहाँ पे ये उसका रेशियो हो गया. ओके, यू कैन सी हियर द इंक्रीमेंट इन दिस ईयर. सो इट इज़ द सक्सेस ऑफ प्लानिंग कमीशन in India. And after this there is a failure of planning commission. See here the next topic, failure of planning in India. See here slow progress in per capita income, regional imbalance, increases in price, increases in unemployment,
disparity of income and wealth, failure of public enterprises. So here it is failure of planning. So you have to focus but less, because it is negative, but we will focus in positive way, means success. कहने का मतलब ये फेलियर है, ठीक है, हमें इस पे फोकस तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि नेगेटिव्स हैं तो ठीक है, हमें पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करनी है. सो सी हियर ये सब चीज़ें इट इज़ गिवन इन द बुक डिटेल, बट सी हियर स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम. जो इनकम थी पर पर्सन वो स्लो थी. आज भी इंडिया में पर कैपिटा इनकम स्लो है, और कंट्रीज़ के कंपैरिजन इंडिया में जो एवरेज इनकम है दैट इज़ वेरी वेरी लो. ओके, एंड सी हियर रीजनल इम्बैलेंस. जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी आपने सक्सेस में देखा, ऐसा नहीं कि वो सभी स्टेट में बराबर इफ़ेक्टिव है, नहीं. किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा उसका असर है, किसी में बहुत कम है, किसी में मीडियम है. तो दैट इज़ ए रीजनल इम्बैलेंस. हर स्टेट में उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग है, ये उसका एक नेगेटिव है. देन इंक्रीजेज इन प्राइजेस. जो हम रिफॉर्म करते हैं या हमने जो रिफॉर्म किया, प्लानिंग किया, उसकी वजह से थोड़ा फ्लैक्चुएशन आया मार्केट में, और उसका असर क्या पड़ा, इंक्रीजेज इन प्राइजेस. जो महंगाई थी वो बढ़ती चली गई, और उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई, दैट इज़ अनदर रीज़न. बट महंगाई बढ़ती चली गई, तो ये भी एक जो नेगेटिव है दैट इज़ इन प्लानिंग कमीशन. अब देखिए इंक्रीजेज इन अनएम्प्लॉयमेंट. चूँकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराने में सक्सेसफुल नहीं रही. तो कहीं न कहीं वो प्लानिंग कमीशन की नाकामी को दिखाता है, फेलियर ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि हम प्रॉपर अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए. देन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, इनकम का, वो समाज में, सोसाइटी में हर कैटेगरी या हर जो एक क्लास है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, वो बराबर नहीं हो पाया. कहीं न कहीं अपर क्लास और प्रॉस्पेरस होता गया, और लोअर क्लास और नीचे जाता गया. तो दिस डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का वो नहीं हो पाया. फिर फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज. जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थीं वो अपना पब्लिक वेलफेयर नहीं कर पाई, जिसके लिए उनको बनाया गया था. इनको बनाया गया था पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन ड्यू टू करप्शन, ओके, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और कहीं न कहीं वो फेल हो गया. तो ये चीज़ें हैं नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द फेलियर. ओके, सो यू शुड कीप इन द माइंड. देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक का इंडिया विजन 2020. तो यहाँ का विज़न का मतलब है एक एम. ओके, एम क्या था 2020 तक आते आते, पर है क्या, देखिए इंडिया इज़ अ डॉक्यूमेंट, सॉरी, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट issued by the Planning Commission of India in January 2003. इसको इशू किया गया था 2003 में, जनवरी में, स्टार्टिंग में. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्री. सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया का जो एम था वो क्या था, 20 आते आते डेवलप्ड कंट्री में शामिल होना. उसके लिए जो फेलियर है इसको हटाना था. ओके, इसको हमें रिपेयर करना था, इस कमी को दूर करना था. इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग. नीति आयोग क्या है, NITI, नीति आयोग हिंदी शब्द है. सी नीति आयोग, इसका जो फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये जो अपना विज़न है इसको पाने के लिए हमें इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा. तो कहीं न कहीं पूरा सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको एक ट्रांसफॉर्म की आवश्यकता थी, इसलिए इसको बनाया गया नीति आयोग. नीति आयोग कोई अलग से नहीं है, ये बल्कि वही है
रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो प्लानिंग कमीशन था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, नीति आयोग में। अब प्लानिंग कमीशन नहीं रह गया है, अब क्या रह गया है, नीति आयोग। उसी का एक नया वर्जन प्लानिंग कमीशन का। अब इसका काम क्या होता है, नाउ इट प्रोवाइड रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट्स। पहले इसका काम क्या था प्लानिंग कमीशन का, सिर्फ प्लान करना, इकोनॉमिकल प्लानिंग। लेकिन इकोनॉमिकल प्लानिंग बिना सेंट्रल और स्टेट के जो कोऑर्डिनेशन है, जो सहयोग है, उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। तो ये उसको टेक्निकल एडवाइस भी देता है अब, और सेंट्रल और स्टेट दोनों उसको मानने के लिए कहीं न कहीं मजबूर हैं, क्योंकि ये प्लानिंग है, देश की प्लानिंग है, और देश की प्लानिंग में सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। तो अब नीति आयोग provides relevant technical advices to central and states. Okay, so it is Niti Aayog. So in this way this chapter is completed. There are given some glossaries, so you will see, and I hope you will understand the lesson. And it is my effort, and your side it is also remaining. So your effort is to read the book, because without book you can't understand this. So after seeing my explanation, please read the book once again. Okay, and whatever you have problem, you can comment, you can contact me anytime. And in the next video we will see the exercises of this lesson. Okay, thank you.